जिस शुभ तिथि पर संसार को सबसे अद्भुत ज्ञान मिला, एमपी में उस तिथि को गीता जयंती के तौर पर मनाने पर महाभारत मची है। पहली बार होने वाले इस आयोजन पर विपक्ष हमलावर है, तो सीएम मोहन यादव ने भी अपने अंदाज में विरोध करने वालों पर तंज किया। तंज उन लोगों पर जो गीता जयंती के बहाने सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। पहले सीएम मोहन यादव का बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। गीता का पवित्र ग्रंथ जो सदैव कर्मवाद की प्रेरणा देता है, वो इससे बच सकता है। ऐसे में जिनके मन छोटे हैं वो जो कहेंगे कहने दो, राजनीति है, हमको उनकी सुनना है, लेकिन करना वही है जो तय कर लिया है। इस बार 11 दिसंबर को गीता जयंती पड़ रही है। ये पहला मौका होगा जब गीता जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी, लेकिन गीता जयंती के बहाने सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि गोवर्धन पूजा के बाद अब गीता जयंती यानी मामला धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने का है, जबकि मोहन यादव खुला ऐलान कर चुके हैं कि सनातन की सेवा जारी रहेगी। हमारे गौरवशाली इतिहास और सनातन धर्म के लिए जो बन सकेगा जरूर करते रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गीता का ज्ञान दिया था, उसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है, जो कि इस बार 11 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। लेकिन गीता जयंती के आयोजन से पहले ही मध्य प्रदेश में सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। जिस महाभारत का पूरा सार गीता के उपदेश में मिलता है, उसी गीता जयंती को मनाने पर सियासी महाभारत छिड़ी है। चलिए गीता के महत्व और उस पर सियासत को समझते हैं। दरअसल एमपी सरकार ने पूरे प्रदेश में गीता जयंती मनाने का फैसला किया है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गीता का ज्ञान दिया, उसी दिन को जयंती के रूप में मनाते हैं और ये शुभ तिथि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, यानी वो तिथि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। गीता के तमाम उपदेश मानव कल्याण और जीवन को सरल बनाने वाले हैं। यही वजह है कि गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत काल में थे। क्योंकि हर काल में गीता के उपदेश जीवंत हैं, इसीलिए गीता जयंती मनाई जाती है। इस बार की अगर बात करें तो 11 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी। हालांकि एमपी में सरकार की तरफ से गीता जयंती के आयोजन को धार्मिक आयोजन बताकर विपक्ष विरोध कर रहा है। बढ़ते आगे और अब बात झारखंड की। झारखंड की सियासत में बांग्लादेशी रोहिंग्यों की घुसपैठ सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस नेता अहमद मीर खुलेआम घुसपैठियों की पैरोकारी कर रहे हैं, तो असम के सीएम इसे एजेंडा बता रहे हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस नेता ने गठबंधन की सरकार बनते ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर दिया और कह दिया न इसमें मुसलमान देखा जाएगा और न ही घुसपैठिया देखा जाएगा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिया देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। अब गुलाम अहमद के इसी बयान पर झारखंड की सियासत गर्म हो चुकी है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस अध्यक्ष आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी कोई दूसरा दुनिया में पड़ा हुआ है। हम तो परेशान है घुसपैठिया को लेके। राहुल गांधी तो एक शब्द भी घुसपैठिया के लिए नहीं बोलते। किधर से आते हैं? बॉर्डर से आते हैं क्या? एकदम टपकते नहीं आते, आकाश से टपकते हैं घुसपैठिया? नहीं, बॉर्डर से आएंगे। बॉर्डर संभालना किसका काम है? यानी घुसपैठ पर सियासी ऐठ दोनों तरफ से जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कांग्रेस नेता खुलेआम घुसपैठियों को लाभ देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या घुसपैठियों में भी वोट बैंक नजर आ रहा है? झारखंड के चुनावी रण के फाइनल राउंड में सियासी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और चुनावी वार पलटवार इतना जहरीला हो चला है कि अब दलों की तुलना कोबरा से की जाने लगी है, जिसकी शुरुआत खुद यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की और जनसभा को संबोधित करते वक्त वो बीजेपी को जहरीला सांप बोल गए। मैं तो कहता हूं इनके मुंह में जवाब में इतना जहर है कि जहरीला सांप हो जाएगा। हेमंत सोरेन यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर जोड़ तोड़ की राजनीति और सरकार गिराने का आरोप भी मढ़ दिया। हम लोग जानने वालों में नहीं है, सरकार गिराना है जहाँ लोग उनको बहुमत नहीं देता है, जहाँ विधायक सांसद नहीं जीतते वो विधायक चोरी करने लगता है, सांसद चोरी करने लगता है। ये लोग पॉकेटमार नहीं है, ये इंसान को भी चुरा के ले जाते हैं। ये हालत है। यानी विकास के वादे नहीं, झारखंड में विपक्ष की बुराई कर वोट मांगे जा रहे हैं, तो बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दे पर पूरा फोकस कर रही है।
जी ऊपर आइए। सवाल ये है कि क्या पहले राउंड की वोटिंग प्रतिशत में बम्पर उछाल ने किसी बड़े उलटफेर का संकेत दे दिया है, क्योंकि 43 में से 40 सीटों पर वोटिंग 2019 के मुकाबले ज्यादा हुई है। 2019 में ऐसे ही उलटफेर के बाद 70% सीटों पर नतीजे बदल गए थे। महाराष्ट्र के सियासी रण में अभी तक बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दे गूंज रहे थे, लेकिन अब सोयाबीन किसानों का मुद्दा उठाकर महाविकास अघाड़ी ने महायुति पर जोरदार हमला किया। और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार होती है, लेकिन सरकार सोयाबीन किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं देती। साथ ही कांग्रेस ने वादा किया, अगर सत्ता में आए सोयाबीन किसानों को सही दाम दिया जाएगा। शिंदे सरकार ने लिख कर दिया है कि सोयाबीन की लागत ही 6,000 रुपया है, तो जब पैदा करने की लागत है 6,000, मिल रहा है 3,000, तो क्या करें? हम 7,000 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन की कीमत देने को वचनबद्ध है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों से सहमत नहीं है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने राज्यों के किसानों की सुध ले, फिर महाराष्ट्र की बात करे। मैं खड़गे साहब को इतना ही सलाह देता हूँ, उनके कर्नाटक में उनकी सरकार है 3800 भाव दे रहे, 3800 वहाँ दो पहले, उसके बाद यहाँ की बात करें। दरअसल देश में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में इसकी पैदावार सबसे ज्यादा की जाती है।